नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत दिल्ली से बड़ी तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। बेंगलुरु और मुंबई के बाद अब अचानक मौसम ने दिल्ली में करवट बदली है। तेज आंधी आई और बारिश के साथ ओले गिरे। तपती दिल्ली को इस बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन तेज आंधी ने कई जगह पर क्षति भी पहुंचाई है। हवा इतनी तेज थी कि दिल्ली में कई पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली भी गिरी, ओले पड़े, कई घंटों का जाम देखने को मिला। वहीं मौसम बिगड़ने के कारण हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। एयरलाइंस ने कहा कि मौसम बिगड़ने के कारण दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता की हवाई यात्रा प्रभावित हुई है। बताया गया कि यात्री अपने विमान का स्टेटस देखकर ही यात्रा करें। आपको बता दें कि आज दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और अब आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मौसम ने कई इलाकों में करवट बदली, जहां एक तरफ भोपाल, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, उत्तरकाशी में तेज बारिश देखने को मिली। वहीं राजस्थान की बात करें तो कई इलाकों में लोग यहां पर गर्मी से परेशान हैं। श्रीगंगानगर में 47.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश हुई है और बारिश से पहले तेज आंधी चली है और अभी आप देखिए कि ओला पड़ रही है। आप देखिए कितने बड़े बड़े ओले हैं यहाँ पर इस तरीके से पड़ रहे हैं। तो ये आप देखिए कि एकाएक मौसम दिल्ली का बदला है और ये ओला अभी दिल्ली एनसीआर में गिरा है और पिछले एक हफ्ते से कई बार आंधी चल चुकी है, बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से हालांकि दिल्ली वालों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से बहुत तेज़ आंधी हुई है और इस आंधी में कई सारे पेड़ गिर गए हैं और अभी आप देखिए कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये मई में आप देखिए कि मानसून से पहले की बारिश है और बारिश के साथ अभी ओला पड़ा है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जो है मौसम बिगड़ गया है। अचानक जो है अब तो थोड़ी देर पहले ही तेज आंधी और तूफान आया, उसके बाद अब धीरे धीरे जो है हल्की बारिश भी पूरे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में शुरू हो गई है। तेज आंधी और तूफान के कारण जो है कई इलाकों की जो बिजली है वो कट गई है। आप मेरे पीछे तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये नोएडा का 104 का इलाका है और यहाँ देखिए यहाँ पर जो रोड लाइट है वो भी बंद हो गई है और आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे बिजली की लाइट चमक रही है। दरअसल वो बिजली चमक रही है और अब धीरे धीरे जो बारिश है वो भी जो है धीरे धीरे शुरू हो गई है। अचानक से आई जो मौसम ने, अचानक से जो ये तूफान आया उसके कारण जो है लोग थोड़ा सा सहम से गए, क्योंकि बहुत तेज आंधी तूफान था और बहुत तेज़ी से जो है हवा जो है चल रही थी। जो सड़क पे जो है इस समय आपको बताऊं तो कई जगहों पे एकदम कूड़ा और जो धूल है वो अचानक से लगी उठने, और यही वजह है कि जो लोग थे वो थोड़ा सा सहम गए, थोड़ा सा घबरा गए। अचानक जिस प्रकार से ये हवा चली है वो लोगों को थोड़ा सा डरा दी। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही ये पूर्वानुमान जारी करके बताया था कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वहाँ पे जल्द ही तेज आंधी तूफान के साथ जो है बारिश होगी और वही होता प्रतीत आपको अब इसमें दिख रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखें तो बीच बीच में जो है हल्का हल्का जो लाइट चमक रही है वो जो मौसम बिगड़ा है उसकी वजह से ये हुआ है। और मौसम बिगड़ने के कारण जो विमान सेवा है वो भी प्रभावित हुई है। इंडिगो ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि मौसम बिगड़ने के कारण जो विमान सेवा है खासकर दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता की वो प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्री जो हैं आप जब अपने फ्लाइट का स्टेटस देखकर ही यात्रा करें। नोएडा से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। और अब हम बेमौसम बारिश की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का जिक्र बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को बड़ी क्षति पहुंची है। 55,000 हेक्टेयर की भूमि बताया जा रहा है कि प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी मदद की वो गुहार लगा रहे हैं, इसके इंतजार में है। और इस इंतजार के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक अहम बैठक महाराष्ट्र सरकार की हुई है। किन बातों पर चर्चा हुई, किसानों के किस विषय को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, अभिषेक अवस्थी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खरीफ सीजन की योजना के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौसम विभाग ने राज्य में औसत से अधिक बारिश का अनुमान लगाया। कई संभागों में 7% से 17% अधिक बारिश होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य में बीज और खाद की कमी नहीं होगी। नकली बीजों की रोकथाम के लिए साथी पोर्टल पर बीजों का पंजीकरण किया जाएगा। लिंकिंग के बारे में किसान की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। आज खरीफ की रिव्यू मीटिंग हमने की है। कुल मिलाकर आईएमडी ने जो प्रेजेंटेशन हमारे सामने किया है उसमें एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बारिश होगी ऐसा उन्होंने कहा है। और पूरे महाराष्ट्र में बारिश अच्छी दिख रही है और इसी के चलते
हम लोगों ने किसानों को सीड्स, किसानों को खाद उचित समय पर मिले, उचित मूल्य पर मिले और उचित पद्धति से मिले, इसका पूरा नियोजन किया हुआ है। किसानों को ऋण ठीक से मिले, इसका नियोजन किया हुआ है। और हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं वो योजनाएं किसानों तक पहुँचे, इसका एक प्रकार से आज हम लोगों ने मिलकर इस मीटिंग के माध्यम से उसका जायजा लिया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकार किसानों को नई तकनीक के बारे में शिक्षित करने के लिए हर तालुका में डिजिटल किसान स्कूल शुरू करेगी। महाविस्तार ऐप में किसानों के लिए जरूरी सभी जानकारी होगी। इसके चैटबॉट के जरिए किसान अपनी किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये किसानों का डिजिटल दोस्त होगा। बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो फसल ऋण के लिए सिविल स्कोर न पूछें। महाराष्ट्र का लक्ष्य उत्पादन को 204 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों का काम आसान किया जाएगा। महाविस्तार ऐप के जरिए किसानों को एक डिजिटल मित्र मिलेगा। राज्य सरकार उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाना चाहती है, लेकिन क्या ये घोषणाएं सिर्फ कागज तक सीमित रहेंगी या इन्हें लागू भी किया जाएगा? कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और खचाखच भरी मुंबई में नए घरों के लिए पुरानी इमारतों को तोड़कर नई ऊंची भव्य बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। रिकॉर्ड स्तर पर रीडेवलपमेंट का काम जोर पकड़ चुका है। मुंबई में 2000 से ज़्यादा इमारतें बताई जा रही हैं तोड़कर नई बनाई जा रही हैं। जो ओनर्स हैं उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है 100 से 150% ज़्यादा जगह का, और जो एक्सपर्ट्स हैं इसे खतरों का खेल भी बता रहे हैं। दिखाते मुंबई से ग्राउंड रिपोर्ट। खुली जमीन की कमी से जूझ रही मुंबई में अब नए घर बनाने के लिए रीडेवलपमेंट की होड़ मची है। 2000 से ज्यादा पुरानी निजी इमारतें और हाउसिंग सोसाइटीज को गिराकर इन्हें फिर से बनाया जा रहा है। बोरीवली, बांद्रा, कुलाबा, अंधेरी, चेंबूर जैसे कई इलाकों में तेजी से हो रहे पुनर्विकास के कारण हजारों नए घर बन रहे हैं। 2000 बिल्डिंग्स तो डेफिनेटली रीडेवलपमेंट में अभी प्रोसेस के अंडर है, पर एटलीस्ट 2x ऑफ दैट की बातचीत फाइनलाइज होगी और फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाएगी। तो इट माइट बी 4000 बिल्डिंग्स अराउंड मुंबई में रीडेवलपमेंट में आर शॉर्ट टू बी देयर। ठीक है, कारण तो काफ़ी है, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलूँ तो पूरा मुंबई अभी रीडेवलप हो रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे अहेड फॉर अस, क्योंकि मुंबई को अगर नए घरों की ज़रूरत है, वी कैन ओनली ग्रो वर्टिकल। दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, वो जो पूरा बेल्ट है वेस्टर्न सबर्ब्स का, सबसे हाईएस्ट रीडेवलपमेंट अभी वहाँ पर हो रहा है। टू गिव यू नंबर्स, जस्ट कुछ दिनों पहले ऐसा था कि एक पर्टिकुलर लेन में अराउंड 78 प्रोजेक्ट्स इन वन पर्टिकुलर सिंगल लेन वर अंडर रीडेवलपमेंट। मुंबई का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है समंदर। CRZ के नियमों में बदलाव के बाद अब बांद्रा, वर्ली, कोलाबा, मलाबार हिल, नेपेंसी रोड, वर्सोवा जैसे तटीय क्षेत्रों में समंदर किनारे भी अब ऊंचे और भव्य घर दिखेंगे। इस बदलाव के साथ ही कोविड के बाद से तेजी से बढ़ी लग्जरी घरों की मांग हो या फिर बैंक्स का सहयोग, डेवलपर्स को एहसास हो चुका है कि अब मुंबई में प्रीमियम लोकेशन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका पुनर्विकास यानी कि रीडेवलपमेंट ही है। इसलिए डेवलपर्स के बीच हाउसिंग सोसाइटीज के सदस्यों को जीतने की रेस लगी है। 100% से ज्यादा रहने की जगह जैसे कई बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ओनर है बिल्डिंग में जो रीडेवलपमेंट जा रहे हैं उसकी चांदी है। ठीक है, अगर आपका लोकेशन अच्छा है, प्लॉट से अच्छा है। मैंने सबसे ज़्यादा आई थिंक डील जो सुना है जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, वो एक्चुअली बांद्रा में एक बिल्डिंग है जहाँ पे शाहरुख खान का घर है, अमृत। वहाँ पे जहाँ से मैंने सुना है कि ओनर्स को प्रॉमिस किया गया है 145 to 150% एक्स्ट्रा एरिया ऑन टॉप ऑफ करंट बिल्डिंग। तो आपका घर अगर 1000 स्क्वायर फीट का, आपको मिलेगा 2500 स्क्वायर फीट। अच्छी चीज़ ये हुई है, बैंकिंग सपोर्ट लास्ट 3 to 4 years में रीडेवलपमेंट में बहुत अच्छा बढ़ गया है। बैंकर्स आर मोर विलिंग टू गिव मनी, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स को पैसा अभी और थोड़ा ज़्यादा फास्ट मिल रहा है, जिसके कारण लोग 2 के बदले 3-4 प्रोजेक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड है। सो ऑप्शन भी बहुत है और रीडेवलप होने के लिए बिल्डिंग्स भी बहुत है। सो एक बहुत अच्छा संतुलन बना है जहाँ पे ब्रोकर्स बोलो, प्रॉपर्टी ओनर्स बोलो और रीडेवलपर्स, जो रीडेवलपमेंट की जो एसोसिएशंस है, दे हैव ऑल कम टुगेदर। वैसे मुंबई में चल रहे रीडेवलपमेंट के जोरदार दौर के कई साइड इफेक्ट्स और आने वाले संभावित जोखिम भी गिनाए जा रहे हैं। रेंटल्स हैव गॉन अप बाय मोर देन 40%। तो जो बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है वो लोग अभी घर ढूंढ रहे, रेंटेड अपार्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं। तो रेंटल्स, आप मार्केट अगर स्टडी करोगे, देर आर एटलीस्ट 7 मार्केट्स आई नो, माइक्रो मार्केट्स मुंबई में, जहाँ पे एक भी फ्लैट अवेलेबल नहीं है।
तो अगर आप दादर में रहते हो तो आपको दादर में चांस ही नहीं आपको रेंटेड अपार्टमेंट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो दे आर चार्जिंग 40-50% प्रीमियम ऑन दैट। प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का, बिल्डर सोचता है कि मैं 1 करोड़ दे के रोका सेट कर देता हूँ, उसके बाद कोई बिल्डर उसको छुएगा नहीं। अच्छा, तो ये बहुत रुमाल रखने जैसा है। रुमाल रखना जैसे। रोका के बाद हमेशा शादी नहीं होती। अभी मुंबई रियल एस्टेट में बिल्डर्स और सोसाइटीज़ में बहुत से रोका के जैसे रिश्ते हो रहे हैं। अभी ये कब शादी में होगा पता नहीं, ठीक है। मुझे लगता है आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ एटलीस्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर ने साइन किए हैं अभी तक वो शुरू ही नहीं करें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कीमतें डेवलपर्स की अपेक्षाओं के स्तर पर नहीं बढ़ती हैं, तो जिन परियोजनाओं के लिए उन्होंने बोली लगाई है वो अलाभकारी भी हो जाएंगी। ऐसे में कितने डेवलपर्स अपनी डील पर लंबा टिकेंगे, कहना मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बेमौसम बारिश को लेकर सरकारी चिंताओं के बीच एक बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में चल रही है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ। मुंबई पुलिस ने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि पहलगाम हमले के बाद अवैध रूप से रह रहे 300 बांग्लादेशियों को अब तक डिपोर्ट किया गया है और इस साल 766 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई चल रही है अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ। ऐसे में ग्राउंड पर एनडीटीवी भी पहुंचा, कुछ लोगों से बात की जिन्होंने पश्चिम बंगाल से आने का दावा किया। बंगाली भाषी ये मुसलमान हैं जो कि कह रहे हैं कि बार बार अपनी भाषा की वजह से शक के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि जो कार्रवाई के योग्य है उन पर ही कार्रवाई हो रही है, किसी मासूम के खिलाफ नहीं। दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। मोहम्मद अमीन शेख पश्चिम बंगाल से हैं। बताते हैं कि 47 वर्षों से मुंबई में परिवार सहित बसे हुए हैं। सारे कागजात हैं पर बंगाली बोलने के कारण बांग्लादेशी समझ लिए जाते हैं। पूछताछ किया था, कहाँ का है, कैसा है, कितना दिन से है, क्या क्या है, सब देखा, उन लोग इंक्वायरी किया। अभी आपको किस शक की निगाह से देखा जा रहा था जिससे आपको, आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी तकलीफ हुई? वो शुरू में बांग्लादेश की सब इधर उधर बांग्लादेशी कहाँ छुपा है, क्या हम लोग कहाँ क्या, कि उन लोग की बात भी अपने से थोड़ा बहुत मिलजुलते रहता है, तो शक था उन लोग के, शक था, उन लोग इंक्वायरी की है। कि आपकी भाषा को लेकर, भाषा को लेके या तो उनको क्या है, शक है क्या, जो मुस्लिम है शायद बांग्लादेश से आया, क्या वो पाकिस्तान से आया, उनकी शौक है, उन लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं। मैं तो बोला रोज़ कार्रवाई करे, उससे कुछ एतराज़ नहीं। अमीन शेख की तरह ही सलीम शेख भी पश्चिम बंगाल से ही हैं। मुंबई में सालों से मजदूरी कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों की पुलिसिया तलाश में कई बार इनसे भी पूछताछ हो जाती है। ये बंगला अलग है, वो बंगला अलग है, वो मतलब समझ के फेर है। जो कलकटियन है, हम लोग कोलकाता का है, तो उनको भाषा में बहुत अंतर, मतलब अंतर है, आसमान ज़मीन अंतर। कोई लेना देना नहीं है बांग्लादेशियों से। कौन कहाँ से आता है वो रक्षा मंत्री जाने, स्टेट गवर्नमेंट जाने, सबकी दायरे में हम आ जाते हैं, लेकिन क्या देखने के बाद वो सब कुछ जाने बोलते हैं। तो कितनी बार पड़ताल हुई है, कितनी बार आपसे पूछताछ? ऐसे 2 बार टॉर्चर हुआ। पश्चिम बंगाल से होने का दावा कर रहे सईदुल शेख खफा दिखे। कहते हैं कि बांग्लादेशियों की अवैध एंट्री और चंद रुपयों में सारे फर्जी कागजात बनाने वालों पर शिकंजा कसना चाहिए, बंगाल से पेट भरने आए इन जैसे मजदूरों पर नहीं। पुलिस चौकी के ये भी कई चक्कर लगा चुके हैं। गया था फिर उधर लेके गया, पूछा, पेपर देखा, छोड़ दिया। सारे पेपर्स हैं आपके पास? हाँ। लेकिन क्यों शक के दायरे में जब सारे पेपर्स हैं तो? मगर ये सरकार से बोल दिया, कानून दिया उन लोग को उठा के चेक करने का, उस चेक कर रहा है कौन किधर का है। तो क्या ये आपको लगता है बंगाली भाषा जो आप बोलते हैं, क्या उसकी वजह से शक के दायरे में? शक के दायरे में लेता है। लेकिन ये भाषा अलग कितनी है, बांग्लादेश की बंगाली और पश्चिम बंगाल की बंगाली? बहुत फर्क है। हमारा जो भाषा है ना, कलकत्ता वाले का भाषा और बांग्लादेश का भाषा बहुत फर्क है। फिर भी पूछता है किधर का है, नंबर दो, एड्रेस चेक करूँ, कहाँ का है, किधर का है, वो सब बराबर पूछता है। पहली बात तो आ रहा है कैसा, हिंदुस्तान में आ रहा है कैसे, मेरे को एक बात बताओ। इतना प्रशासन देके भी अगर हिंदुस्तान में घुस जा रहा है तो क्या फायदा है। हालांकि सभी एक सुर में कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जरूरी है। पर इस कार्रवाई को आप जायज मानते हैं? हाँ। जो कार्रवाई हो रही है अवैध बांग्लादेश, सही है, सही है, वो सही है, मतलब गलत नहीं है, वो सही है, मगर अच्छा से करो ना, जो है उसको लो ना। कार्रवाई सही है, सुरक्षा भी सही है, ढूंढ रहे हैं, मिलते हैं तो ले जाते हैं, नहीं मिले तो कहाँ से ले जाएंगे। यहाँ ट्रॉम्बे में काफी केस बनाया है, जिन लोग है पेपर प्रूफ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है। वहीं महाराष्ट्र सरकार भरोसा दिला रही है कि कार्रवाई उन्हीं पर हो रही है जो अवैध रूप से बसे हैं। बांग्लादेशी घुसखोर छोड़कर किसी को भी हमारी सरकार कभी भी अन्याय नहीं करेगी, और घुसखोरी करने के लिए कोई महाराष्ट्र कोई दान दिया नहीं है, या हमारे 14 करोड़ जनता जो हमारी
सुखी संपन्न है, इसके लिए हमारी सरकार है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी हमारी सरकार नहीं करेगी जो सर्वसाधारण जनता पे अन्याय होगा। हमारी सरकार उसी पे कार्रवाई करेंगी जो कार्रवाई के लिए योग्य है। बड़ी कार्रवाई के तहत पहलगाम हमले के बाद अब तक 300 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है और इस साल अब तक अवैध रूप से रह रहे 766 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में एक बड़ी कार्रवाई के तहत 18 मई 2025 तक 18 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इनमें से अधिकांश कार्ड धारकों के अवैध रूप से राज्य में रह रहे बांग्लादेशी प्रवासी होने की संभावना है। इस कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर मुंबई में देखा गया, जहां करीब 5 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए। आतंकवाद और अपराध से बड़ी लड़ाई के बीच अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है। इस बीच पूछताछ के दायरे में आ रहे पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी मुस्लिम निवासी फिलहाल धैर्य के साथ पड़ताल का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और अभिषेक अवस्थी के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।